स्वाभिमान के साथ, वो उस टाइम पे क्या आपका ऑरा हो गया था, आप एक बहुत बड़े स्टार हो गए थे रातों रात। जी, क्या हुआ था उस वक्त टेलीविजन पे, शायद मुझ जैसा एक्टर या कैरेक्टर था नहीं, मुझसे पहले कोई आया नहीं था, तो स्वाभिमान ओवरनाइट इतना बड़ा हो गया था कि उसे हैंडल करना मुश्किल हो गया था। आपको याद है कई साल बाद, उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति आया था, और अमित जी कहते थे 9 बज गए क्या, और रास्तों पे सन्नाटे हो जाते थे। इससे कई साल पहले स्वाभिमान के दौरान दोपहर को सन्नाटा हो जाता था, क्योंकि 3:30 बजे लोग कहीं से भी, और ये कहानी मैं इतनी बार सुन चुका हूं कि 3:30 बजे कहीं हम कहीं पर भी हो, स्कूल में हो, ट्यूशन पे हो, शॉपिंग कर रहे हो, अस्पताल में हो, हम सब छोड़ छाड़ के टेलीविजन ढूंढते थे कि टीवी कहाँ है, हमें ऋषभ मल्होत्रा देखना है। तो इस किस्म की जो एक हाई, इस किस्म का जैसा आपने कहा जो ऑरा बन गया था, उसे मैं शायद मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय कर लिया, क्योंकि एक छोटे शहर अहमदाबाद से आया था, और ये पहला ही मेरा काम था टेलीविजन पे। कुछ आता जाता तो था नहीं, कुछ समझ थी नहीं एक्टिंग की, और इतना बड़ा हिट हो गया था शो और कैरेक्टर, मुझे लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो मैंने इतना एंजॉय किया उस दौर को, करीबन 10 साल वो दौर चला, और मैंने बहुत बुरा काम किया उसके बाद। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे देखकर मैं आज कह सकता हूँ कि यार वाह क्या काम किया था। क्योंकि जब एक एक्टर कोई शो करता है या फिल्म करता है या कैरेक्टर करता है, और ऐसा कैरेक्टर करता है जो आइकॉनिक बन जाता है, तो उसे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अगर मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी जो उस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने वो थिएटर की है, उन्होंने काफी मुझे कहने की कोशिश की कि रोहित तुम अपने क्राफ्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, तुम सिर्फ नकल करते रहते हो। और मैं कहता था कि भाई पूरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का कोई एक कोना नहीं बचा था जहां पे स्वाभिमान सुपरहिट नहीं था। ऐसे अगर मैं गलत हूं तो ये सारे लोग गलत हैं फिर तो मैं उस बहाव में कहीं ना कहीं बह गया, और मैंने सोचा कि मैं जिस किस्म के भी रोल आ रहे हैं मैं सभी करूंगा, क्योंकि लोग तो मुझे देखना चाहते हैं। उस चक्कर में मैंने गलत फिल्में साइन कर ली। लोगों का तभी बहुत विश्वास था, तभी 92 में, 1992 93 में शाहरुख खान लॉन्च हुए थे एक साल पहले, और मेरे स्वाभिमान के बाद मुझे आज भी याद है लोग कहते थे ये शाहरुख को हिला देगा, और वैसा तो खैर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि शाहरुख साहब जो हैं वो शिद्दत से, बड़ी शिद्दत से लगे रहे अपने क्राफ्ट के पीछे, और मैं अपनी स्टारडम में कहीं ना कहीं खो गया। तो मुझे लगता है कि उस वक्त अगर मैंने उस गोल्डन पीरियड को अपने आप को सुधारने में लगाया होता, अपने क्राफ्ट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, इसलिए आजकल मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कहीं पे भी इंटरव्यू या टेड टॉक देता हूँ तो अपने ऊपर फोकस करिए, अपने काम से काम रखिए। अब जो बाहर से आपको अप्रिसिएशन मिल रही हो तो मिलेगी ही अगर आप अच्छा काम करेंगे। तो मैं अपने आप को दोषी नहीं ठहराता हूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस वक्त मेरा कोई मेंटोर, मेरा कोई गाइड अगर होता तो चीजें बहुत अलग होती। वो गोल्डन पीरियड आज दुगना हो गया। लेकिन रोहित, आपको क्या लगता है उस टाइम पे ऐसी क्या गलतियां हो गई थी? एरोगेंसी आ गई थी, या आपको लगता था कि आप ही बस सबसे बड़े स्टार हो गए? ये सब चीजें अंदर दिमाग में चलती थी, इसकी वजह हाँ से आप जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी छोड़ते रहे होंगे, जाहिर सी बात है। हाँ, ये आपने, आपको पता नहीं आपने शायद रिसर्च किया है, लेकिन बिल्कुल सच बात है। बहुत सारी प्रोजेक्ट्स छोड़ दिया करता था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू करके अगर मुझे सीन करने में मजा नहीं आता था तो सेट छोड़ के चला जाता था। स्वाभिमान के दौरान ऐसा हो गया था कि मान लो मुझे, मतलब छोटे पर्दे का क्या क्या नहीं कहा गया। छोटे पर्दे के अमिताभ बच्चन, क्योंकि कैरेक्टर वैसा था। छोटे पर्दे का आमिर खान, क्योंकि मैं बहुत इन्वॉल्व होता था। बहुत सारी चीजें कही जाती थी, और जब आप नए होते हैं और जब आपका मेंटोर महेश भट्ट जैसा इंसान होता है जो आपको हमेशा पंप अप करता है पॉजिटिवली, तो आप कहीं ना कहीं अगर वो सक्सेस हैंडल नहीं कर पाते हैं तो चीजें गलत हो जाती हैं। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जो मैंने सिर्फ दोस्तों को बताई है, कभी मीडिया में ये बात गई नहीं है। लेकिन मैं एक शो कर रहा था, नाम नहीं बताऊंगा उन एक्टरों का, लेकिन एक शो कर रहा था जिसमें मेरे अलावा 3 बहुत सुपर हिट एक्टर्स थे। और सीन करते वक्त मैं सीन कर रहा हूँ और मैं इंसान को देख रहा हूँ, और उनकी पत्नी के साथ मेरा अफेयर चल रहा होता है, और मैं उनको देखता हूँ, बोलता हूँ यार तुम्हारी शक्ल ऐसी है तो इसकी अफेयर तो मेरे साथ होगा ही। ये थॉट्स होते थे दिमाग में। मतलब वो एक होता है ना, फितूर चढ़ गया था कि भाई मैं ही मैं हूँ। और मैंने वो सीन करने के बाद मुझे मजा नहीं आया, बोला ये बिलीवेबल ही नहीं है, इसमें तो कुछ ड्रामा ही नहीं है। तो मैं वो सीन खत्म करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठा और निकल लिया, और लोग ढूंढ रहे थे कि रोहित जी कहाँ है, रोहित सर कहाँ है, रोहित सर कहाँ है। और फिर किसी असिस्टेंट ने बोला रोहित सर तो गाड़ी में बैठ के चले गए।
तो ऐसी ऐसी चीजें करता था। अगर फोन नहीं आता था प्रोड्यूसर के ऑफिस से 2-3 दिनों तक, तो मैं नाराज हो जाता था कि यार तुम क्या समझते हो, मुझे फोन नहीं किया तुमने। तो ऐसी सारी चीजें बहुत सारी, जब किताब लिखूंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या नहीं किया मैंने। रोहित उसका पर आज खामियाजा बड़ी ये खुशी होती है, आज खुशी इस बात की होती है कि इन सारी चीजों के बावजूद लोगों ने, इंडस्ट्री ने, ऑडियंस ने मुझे कभी धुतकारा नहीं। और मुझे मौके पे मौके दे, जैसे आपने कहा आप फिर से वापस आ गए एक बड़ा शो लेके। ये ऊपर वाले की नियमत है कि इतना कुछ हो गया मेरे साथ, लेकिन फिर भी आज भी 25 साल बाद भी उन्हीं उसी किस्म के रोल्स मुझे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि, देखिए अभी सनक में भी सेंट्रल रोल प्ले कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप की जो जो प्रेयर्स हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो काम कर रही हैं। और अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा कोई भी टीवी शो या ओटीटी शो या फिल्म देख के ये नहीं कहेगा कि रोहित ने काम ठीक नहीं किया। चले ना चले अलग बात है, लेकिन पूरी शिद्दत से अब काम करता हूँ। रोहित, जैसे आपने बोला कि आपकी माँ बाप की दुआएं हैं, इसके अलावा हमको लगता है दो चीजें ऐसी हैं। एक तो आपका जो फर्स्ट जो इम्प्रेशन था स्वाभिमान वाला, वो लोगों के दिलों में था, दिमाग में नहीं था, दिलों में था। वो एक वजह है। जी और जी जी। आपने दूसरी चीज अपने को बड़ा मेंटेन करके रखा है, आज भी आप बिल्कुल ऐसे ही है। जी। मतलब इतने अप डाउन देखने के बाद भी आपने अपने को वैसे संभाल के रखा है। तो इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ा वो किस किस फेज में था? मींस फाइनेंशियली था, स्टार्टअप कम हो गया होगा, किस फेज में आपने ज्यादा उसको झेला हम बोलेंगे? पहले देखिए 2008-9 तक, यानी कि मेरे करियर के 16-17 साल तक बहुत अच्छा पीरियड चला। पहले 10 साल तो ऐसे थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कि कुछ मतलब मेरे पास, मैं आपको बताऊं कि पहले जो स्वाभिमान के लॉन्च के वो डेकेड में, 94 से लेके 2004 तक, तो जो करना होता था, मतलब हर दिन कम से कम 2 शो के फोन आते थे, फिल्मों के फोन आते थे। लेकिन जो पहले जो ये जो 10 साल थे, मुझे वक्त नहीं था गिनने का कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं। उसके बाद जो 2006-7 में मैंने फिल्म बनाई अपनी, राइस प्लेट, बहुत चर्चा हुई। शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह थे उसमें। वो डायरेक्टोरियल मेरी बहुत कमाल की रही। 2007 में शूट आउट एट लोखंडवाला रिलीज हुई, बहुत कमाल का वो कैरेक्टर था, पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई। मुझे लगा कि अब ये वो जो थोड़ा सा अनइवन पैच चल रहा है वो खत्म हो जाएगा और अब करियर टेक ऑफ करेगा। तो उसका उल्टा हुआ। शूट आउट एट लोखंडवाला के बाद 1 साल मेरे पास काम नहीं था, और लोगों का ये कहना था कि यार तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। और वाकई में बताओ कि काम आ ही नहीं रहा था। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई सॉब स्टोरी है वहां पर। खामियाजा ये भरना पड़ा कि जिस किस्म का काम मुझे चाहिए था वो नहीं आया। लेकिन कभी ऊपर वाले ने फाइनेंशियल या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दी मुझे। मेरी जिंदगी में वो सब नहीं आया जो रोनित सर ने बहुत काफी झेला है। लेकिन मेरी जिंदगी वैसे, क्योंकि पहले 10 साल इतना गोल्डन पीरियड चला कि उसके बाद जिंदगी अगर ना काम ना भी करता तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है कि मुझे खामियाजा भरना पड़ा वो ये है कि बच्ची जो थी तब बड़ी हो रही थी और अपने पिताजी को घर पे देखती थी और सुबह उठ के पूछती थी, बाबा यू डोंट हैव एनीवेयर टू गो। प्यार से पूछती थी, यू हैव नो वर्क बाबा। और मुझे बहुत बुरा लगता था इस बात का कि अपनी बच्ची के सामने मेरे पास काम नहीं है। मैं हर इंसान जिसको जानता था उनको फोन करता था, किसी ने काम नहीं दिया। अब काम नहीं दिया उनका भी, उनको गलत नहीं ठहरा सकते। हो सकता है कि मेरी चीजें नहीं चल रही थी तो नहीं काम मिल रहा था। तो वो 1 साल बहुत बुरा निकला। उसके बाद कहीं ना कहीं भगवान ने बोला कि भाई इसे थोड़ी सी इस पे रहम किया जाए, इसे काम दिया जाए। और धीरे धीरे फिर वो दुकान चली। टेलीविजन पे काम फिर से मिलना शुरू हो गया। फिर से सेंट्रल रोल्स या मेन एंटागनिस्ट ऐसा कुछ कर रहा था। और उसके बाद काबिल आई। और काबिल के बाद फिर वो नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है, टच वुड। काबिल में लोगों ने जिस तरह से प्रेज किया मुझे कि अरे यार ऐसा रोल भी कर सकते हो, क्योंकि तभी तक मैंने सिर्फ पॉजिटिव और हैप्पी रोल्स और ऐसे किए थे। बस एक खाली शूट आउट में था, लेकिन शूट आउट में भी सॉफ्ट रोल था, फट्टू का रोल था, अग्रेसिव नहीं था। तो बॉय नेक्स्ट डोर हुआ करता था। और सडनली काबिल में लोगों ने मुझे एक विलेन के तौर पे देखा और पहले मैंने मना कर दी थी फिल्म। तो ये जो टाइम चला, सीखने वाला टाइम था। आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। हाँ, अगर मुझे कोई अगर चीज, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि इफ यू वांटेड टू चेंज समथिंग अबाउट योर लाइफ एंड करियर व्हाट वुड इट बी। मैं अपनी जो मेरे एफर्ट्स जो थे पहले 10 साल में, वो
बढ़ा देता, उसे चेंज कर देता, फोकस ज्यादा ले आता। तो जो भी कोई आपका ये इंटरव्यू देखेगा उनसे जरूर कहूंगा कि सक्सेस इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग। रोहित, एक चीज हम पूछना चाहेंगे, जब आप स्वाभिमान के वक्त, जब वो पीरियड चल रहा था आपका, आप बहुत बड़ा एक नाम, बहुत बड़ा चेहरा थे उस टाइम पे, कोई उस टाइम की एक्ट्रेस जो अच्छी बड़ी एक्ट्रेस थी, उसके साथ कभी आपने किसी काम करने से मना किया? उस टाइम पे कोई फिल्म आपको ऑफर हुई थी? मैं नाम नहीं लूंगा। नाम ही तो दर्शक जानना चाहेंगे रोहित। नहीं यार, मैं क्या, अभी वो दोस्त हैं हमारे सब, क्योंकि जिस वक्त ऐसा हुआ था 2-3 फिल्में मैंने साइन कर ली थी। मुझे महेश भट्ट का ब्लू आइड बॉय कहा जाता था, जेम्स डीन बुलाते थे मुझे। जो भी अदाकारा उस वक्त की थी, चाहे वो ट्विंकल हो, रानी हो, जितने भी उस वक्त के नए नए लोग थे, उनसे इंटरव्यूज किए जाते थे स्टारडस्ट में, सिनेब्लिस में वगैरह, और वो सब कहते थे कि यार ये बंदा सुपरस्टार है। और वो मैं जैसे कहा, वो वक्त ही अजीब सा था, तो मैं कई चीजें मना कर देता था, कई लोगों के साथ काम करने से मना कर देता था। और देखिए इसका जो पे बैक ये हुआ कि जब मेरा पत्ता थोड़ा सा नीचे गया, तो उन्हीं लोगों ने मेरे साथ काम, और मेरे बहुत अच्छी दोस्त है, तभी भी थी, आज भी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया था। और ये बात मुझे बाद में पता चली। तो ये सारी चीजें होती हैं, हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमसे गलतियां होती हैं। और इसीलिए जब मेरे किसी दोस्त से गलती होती है, तो मैं पहले देखता हूँ कि यार शायद मुझसे भी ऐसा ही होता, शायद मैं भी ये करता, शायद सक्सेस मेरे सर में भी गया था। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 क्रिकेटर हैं मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स हैं, एक सचिन है और एक विनोद है कामली। तो सचिन तेंदुलकर ने अपने सक्सेस को बड़े अच्छे से हैंडल किया, विनोद कांबले अपने सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाए। और जब आप सक्सेस को ठीक से हैंडल नहीं करते, तो फेलियर आना ही आना है। अच्छा। तो मैंने कई लोगों से काम करने से मना किया था, लेकिन उनका नाम आई एम सॉरी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद ही उनके साथ मेरा लंच है। रोहित, जब काम नहीं था, एक साल जबरदस्त जो घर पे बैठना पड़ गया, उस टाइम पे रोनित जो है बहुत बिजी थे, तो कभी रोनित से आपने कहा नहीं कि मेरे लिए कहीं रिकमेंड करो मुझे अपने किसी शो में? मैं मुझे ये बात शेयर करने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म नहीं है। मैंने न सिर्फ रोनित से, मैंने हर वो इंसान को फोन किया होगा जिससे मेरी पहचान थी। जब मैं करियर शुरू कर रहा था, तो वो लोग कहीं ना कहीं असिस्टेंट्स थे, लेकिन जब ये दौर आया मेरा, तब वो लोग सब चैनल हेड बन गए थे, कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन गया था। सबको मैंने फोन किया, किसी ने काम नहीं। सबने ऑफिस में बुलाया, सबने कॉफी पिलाई, सबने गप मारा मेरे साथ 1 घंटा, क्योंकि जो भी है रोहित रोहित तो हूं ही मैं। तो तभी भी था, अभी भी हूँ। बड़ा छोटा वो तो अलग बात है, लेकिन एक जो जगह हासिल की थी वो तो की थी। तो दे वर वेरी काइंड टू मी, बट काम नहीं मिला, किसी ने काम नहीं दिया। तो मैं रोनित को बहुत कहता था कि आपके जो इतने अच्छे दोस्त हैं, आप इतने बड़े स्टार बन गए टेलीविजन पर। और कमाल की बात ये थी कि जब पहले 10 साल मैं टेलीविजन को रूल कर रहा था, उनके पास काम नहीं था। फिर उनके पास जब तक काम आया, तब मेरे पास काम नहीं था। तो ये एक अजीब सा हम दोनों के साथ चला है। और ये भी फिर सब चेंज हुआ काबिल से। काबिल से एक अजीब, संजय गुप्ता जो है वो मेरे जिंदगी के एक जिन्हें कहना चाहिए टैलिस्मैन है। जब कभी मुझे दिक्कत होती है, जब कभी मैं किसी चीज में फंस जाता हूँ, तो वो आके मुझे उस दुविधा से निकालते हैं, उस जगह से निकालते हैं। अभी हाल ही में मुंबई सागा के वक्त भी काफी एक लीन पीरियड चल रहा था, फिर उन्होंने मुंबई सागा दी। तो मुझे स्टारिंग रोल्स फिल्मों में वो सिर्फ संजय गुप्ता ही देते हैं। और जब ये हुआ था, तभी मैंने रोनित को फोन करके कहा था कि आपके जितने टेलीविजन के प्रोड्यूसर्स हैं उनसे कहिए जरा, आपकी तो इतनी चलती है, और जब कोई स्टार बोलता है तो प्रोड्यूसर्स सीरियसली लेते हैं। उन्होंने कोशिश भी बड़ी की, फिर भी काम नहीं मिला। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी डेस्टिनी है वो आपकी डेस्टिनी है। लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन आपकी डेस्टिनी आप ही बदलते हैं। आपका जैसा वक्त आता है, और जब वक्त आया तो आया। काबिल के लिए जिस किस्म की अप्रिसिएशन मुझे मिली, उसके बाद मैंने टेलीविजन शो किया संजीवनी, जिसमें मैंने वरदान का रोल प्ले किया, और उसमें इतनी तारीफ हुई जितनी मेरी मुंबई सागा में नहीं हुई है। तो ये चीजें होती है जब आपके पास